Good evening to everyone. Hi, I am Lakshmi Pandey. Welcome to Sanskrit Pandey प्रयागराज यूट्यूब चैनल। कल मैंने आप लोगों को जनजातियों के बारे में बताया था, तो आप लोगों की जनजातियों की क्लास कल कंप्लीट हो गई थी। जितनी भी इम्पोर्टेंट जनजातियां थी मैंने उनके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्म कर दिया था। आज हम लोग अपना नया सेशन लेकर के आए हैं और इस नए सेशन का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है झारखंड के उद्योग धंधे और झारखंड में पाए जाने वाले कौन कौन से खनिज संसाधन हैं जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उन्हीं के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है झारखंड के उद्योग धंधे। झारखंड के उद्योग धंधे, उद्योग भी लिख सकते हैं। चलिए अब पहले इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि ये उद्योग का मीनिंग क्या होता है। देखिए, किसी भी राज्य देश का अगर आपको आर्थिक विकास करना है तो वहां पर सबसे पहले तो आपको रोजगार रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो रोजगार हम रखते हैं तो ये रोजगार रखने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो क्या करता है, अपनी पढ़ाई की ही दृष्टि में वो मिनिस्टर बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, ऐसे होता हुआ आगे चला जाता है। अगर वो टीचर है, अगर वो पढ़ने में और अच्छा है तो वो टीचिंग की लाइन गेन करता है, डॉक्टर। तो ये सब क्या है, आर्थिक विकास का ही एक रूप होते हैं। इसी तरह से क्या है, जो उद्योग होते हैं ये उस देश के जो है खनिज संसाधनों पर निर्भर करते हैं। जिस देश में जितने ज्यादा खनिज संसाधन होते हैं वहां का उद्योग भी उतना ही ज्यादा पनपता है। ठीक है, तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि झारखंड जो है एक खनिज बाहुल्य क्षेत्र है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर उद्योग लगने कंपलसरी हैं, या यहाँ पे उद्योग जो लगेंगे वो बहुत आगे विकसित करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज हम इसके बारे में इस राज्य में पढ़ेंगे कि झारखंड के क्या उद्योग हैं। किसी भी देश राज्य की आर्थिक क्षमता को या आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है, हमें वहां पर रोजगार देना पड़ता है। ठीक है, उद्योग लगाने पड़ते हैं। तो इस उद्योग लगाने से हमारे देश का क्या क्या विकास होता है, पहले तो हमारा आर्थिक विकास होता है। अब आर्थिक विकास कैसे होगा, आर्थिक विकास होगा, अब ये किस किस पे डिपेंड करता है कि जब हम लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे। ठीक है, बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी और लोग क्या है, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो इसलिए जो है क्या है, उद्योग धंधे लगाने का मतलब क्या है, आर्थिक विकास को बढ़ाना। और ये इसको बढ़ाने से देश कैसे तरक्की करेगा, रोजगार बढ़ेगा, लोग शिक्षित होंगे, बेरोजगारी कम होगी, आत्मनिर्भर बनेंगे, जिसकी वजह से क्या है, देश में गरीबी कम होगी, देश में गरीबी कम होगी। और एक इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अगर आपके देश में गरीबी कम है और लोग शिक्षित हैं, ठीक है, और उनके पास रोजगार है, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आज का है वो ये है कि आपके यहाँ पर टेररिज्म कम होगा। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो रोजगार में संलग्न हो जाएंगे, तो उनको गलत चीजों को सोचने का मौका नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो आज का हमारे सामने है, हमारे देश के लिए भी, कि क्या है, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। अगर हमारे देश में उद्योग पनप रहे हैं, रोजगार है, लोग शिक्षित हैं, आत्मनिर्भर हैं, देश में गरीबी कम है, तो क्या है, आतंकवाद को कम किया जा सकता है। ओके, तो इतनी सारी चीजें हैं सिर्फ किससे, आर्थिक विकास से। और ये आर्थिक विकास किस पर निर्भर है, किसी देश के उद्योग धंधों पर निर्भर है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि झारखंड में किस तरीके के उद्योग लगाए गए और क्यों लगाए गए। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, एक तो ये है कि झारखंड राज्य क्या है, वो खनिज संपदा से बहुत ही परिपूर्ण है। ठीक है, झारखंड राज्य
खनिज संपदा से परिपूर्ण है। ओके, इस राज्य में देश का 40% खनिज पाया जाता है अकेले। खनिज पाया जाता है, ठीक। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके। अब हम ये देखेंगे, देखिए, और ये क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको ये भी बता देती हूँ, क्योंकि झारखंड राज्य में ऐसे ऐसे खनिज पाए जाते हैं कि जो क्या है, देश की सचमुच आर्थिक क्षमता को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इन उद्योग धंधों को पनपने का मौका नहीं मिला। अब इसका एक कारण तो यही है, जब मैंने आपको कल एक लेक्चर बताया है कि भारत की अधिक से अधिक जनजातियां क्या है, झारखंड राज्य में हैं। अब वो क्या है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, वो अपने आप को विकसित करना नहीं चाहते हैं। तो जब आप अपने आप को शिक्षित नहीं करोगे तो किसी चीज के बारे में कैसे जान पाओगे। तो वो लोग क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई से उनका कोई लेना देना नहीं है, समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है, आर्थिक विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये जनजातियां क्या हैं, अपने में ही रहती हैं। तो वो उनको खनिजों के बारे में क्या है, कोई नॉलेज नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से क्या है, वो अपने आप को उस चीज में लगा नहीं पाए हैं। तो एक रीजन तो ये हो गया कि लोगों के द्वारा खनिजों की जो ज्ञान क्षमता है वो बहुत कम है। दूसरा रीजन ये है कि अगर आपको अपने राज्य देश की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना है तो पहले जो सरकार होती है वो लोगों को शिक्षित करती है, ठीक है, वो उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है। लेकिन वहां की सरकार भी ऐसी है, वो अपने कामों में, अपनी राजनीतिक विकास में इस तरह से बिजी है कि वो बाकी चीजों के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम अपने राज्य को कैसे आगे लेकर के जाएं। तो सरकार क्या है, इस मायने में थोड़ी ढीली पड़ रही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद झारखंड राज्य में वो उन चीजों को ना सोच करके अपने सियासी कामों में ज्यादा दखल अंदाजी दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि लोगों की प्रति उनका जो रुख है वो उनका कम है, लोगों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग जो योजनाएं चलाते हैं वो नहीं चला पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स हैं कि झारखंड राज्य क्यों आर्थिक रूप से आगे नहीं जा पा रहा है, क्यों वहां पे खनिज होते हुए भी उद्योग धंधे अच्छे से नहीं पनप पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, फिर मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है कि इस राज्य में 40% खनिज संसाधन पाया जाता है अकेले, ठीक है। झारखंड जो है एक रूर प्रदेश है, झारखंड एक रूर प्रदेश है। चलिए, ये पॉइंट हो गया। झारखंड राज्य जो है वो खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही परिपूर्ण है। यहाँ पर देश का 40% खनिज पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार जो है वो खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्हीं सबके होते हुए झारखंड एक रूर प्रदेश है। अब हम ये पढ़ रहे हैं क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उद्योग, तो हम अब इसके उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे जो सबसे फेमस उद्योग है आपने सुना होगा, टाटा टिस्को जिससे बोलते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में कि टिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है। ओके, मैं यहाँ पे वैसे भी लिख देती हूँ, एग्जाम में वैसे आता है फुल फॉर्म, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब इसके बारे में हम गेन करेंगे नॉलेज। ओके, टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? इसको इस्टेब्लिश किया था जमशेद जी टाटा ने, जमशेद जी टाटा ने। जमशेद जी टाटा जो थे वो गुजरात के रहने वाले थे, तो इनको क्या चाहिए था कि अपने गुजरात राज्य में अपने उद्योग लगा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने झारखंड राज्य में अपनी कंपनी क्यों डाली?
इसका मेन रीजन यही था क्योंकि झारखंड जो है वो खनिजों के रूप में बहुत ही बाहुल्य क्षेत्र है और इनको हर चीज आसानी से मिल जाती थी, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या नदी का पानी हो या बालू हो और भी ऐसे लौह अयस्क हो, इस्पात हो, ये सारी चीजें क्या है इनको वहां पे झारखंड में इजिली मिल गई, इजिली अवेलेबल हो गई। इस वजह से इन्होंने अपनी कंपनी कहाँ डाली, झारखंड राज्य में डाली। उसका नाम इन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी रखा। अच्छा, इन्होंने जब जिस जगह पर अपनी ये कंपनी डाली थी उसका नाम था साकची, साकची गांव था। यानी कि एक समय पहले जहां पर जमशेदजी टाटा ने अपनी कंपनी लगाई थी उस गांव का नाम साक्षी था। फिर बाद में जब ये धीरे धीरे डेवलप हो गया इनकी कंपनी की वजह से, तो उसका नाम क्या पड़ गया था, इन्हीं के नाम से रख दिया गया, जमशेदपुर। ठीक है, और इसमें भी थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया, आज इसको जाना जाता है टाटा नगर से। सोचिए, एक गांव था लेकिन एक कंपनी के प्रॉस्पर होने पर ये इस गांव का नाम एक नगर में बदल गया और उसका नाम जमशेदपुर हो गया और आज उसको लोग टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस कंपनी को किस सन में स्टैब्लिश किया गया था, 1907 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, कब स्टैब्लिश किया गया था, 1907 में। तो हमें इसके बारे में क्या पढ़ना है कि इसको जो थी वो जमशेदजी टाटा के द्वारा साक्षी नगर नामक गांव में लॉन्च की गई थी और इसका फुल फॉर्म था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ओके, जिसे आज लोग इस नगर को किस नाम से जानते हैं, टाटा जी नगर से जानते हैं। आप लोग इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, इसी के साथ हमारा अगला उद्योग क्या था, अगला उद्योग है HEC। हमारा अगला उद्योग है HEC। इसकी फुल फॉर्म क्या है, हैवी इंजीनियरिंग कंपनी। इसको कब लॉन्च किया गया था, इसे 1948 में लॉन्च किया गया था। ओके, तो हैवी इंजीनियरिंग कंपनी, इसे 1948 में लॉन्च किया गया था और 1948 में, सॉरी 58 में, 1958 में आप लोग मुझे बताइए कि उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, यानी कि उस टाइम पर कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था। एटलीस्ट आप लोगों को, क्योंकि हमारे जो झारखंड राज्य के जो उद्योग लगाए गए हैं ये मेनली जो है ना 5 ईयर जो प्लान आपके हैं उन्हीं के बेस पे लगाए गए हैं। तो एटलीस्ट आपको 5 ईयर प्लान जो है फर्स्ट से लेकर के 5th तक के डेट, कब से कब लॉन्च हुआ और उसके क्या एम थे, ये आपको पता होना चाहिए। फिर से सुन लो, झारखंड राज्य में जो उद्योग धंधे लगाए गए हैं वो किस 5 ईयर प्लान में लगाए गए, यानी कि उसका टाइमिंग और उसके क्या एम थे, ये आपको लर्न होना चाहिए और एटलीस्ट आपको 1 to 5 तो जरूर लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 1958 के टाइमिंग में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान चल रहा था, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक है, अब जल्दी से आप लोग मुझे ये बताइए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का एम क्या था, जिस एम के अकॉर्डिंग, यानी कि उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या था जिस वजह से इस कंपनी को लॉन्च किया गया था। उसका एम था उद्योग धंधे, यानी कि ये ही इसका प्रोस्पेक्टिव था, उद्योग धंधे। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये कंपनी है ये किसने लॉन्च की थी, 1958 के टाइम पे देश के प्रधानमंत्री थे
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। और आपको पता है कि उन्होंने उद्योगों को क्या कहा था? आधुनिक भारत के विकास का मंदिर कहा था। इसीलिए उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ही उद्योग धंधे रखा था। इन्होंने क्या कहा था इसे? आधुनिक उद्योग का मंदिर। ये आता है, ये कोटेशन ऐसे एग्जाम में लिखी रहती है कि आधुनिक उद्योग का मंदिर किसने कहा था उद्योगों को? तो किसने कहा था? प्रधानमंत्री उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये कोटेशन दिया था। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर से जरूर नोट डाउन करके एक बॉक्स में डाल लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और 5 ईयर प्लान मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि 5 ईयर प्लान आपको 1st to 5th तो एटलीस्ट लर्न ही होने चाहिए विद टाइमिंग, क्योंकि ये रेगुलरिटी में नहीं थे। 1st, 2nd, 3rd 5 ईयर प्लान जो थे ये रेगुलर चले हैं 1951 से 1966 तक। ये 1 to 3 रेगुलरिटी में थे, लेकिन बीच में यहाँ पे स्टॉप हो गया था। फिर उसके बाद 4th ईयर और 5th ईयर प्लान आया था। तो इसलिए आप लोग जरूर से जरूर 1 to 5th तो जरूर लर्न कर लेंगे और इनके एम यानी उद्देश्य क्या थे। ठीक है, इसका एक पॉइंट और बचा है कि ये किसके सहायता से लगाया गया था। तो यह है कंपनी भारत, 3 लोगों ने मिलके लगाया था ये इंडिया में। भारत, रशिया यानी कि रूस और प्लस चेकोस्लाविया ने। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं इसलिए आपको उन डिटेल में नहीं लेके जा रही हूँ जिसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वही हम पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये कंपनी किस किस के सहायता से लगाई गई थी? भारत, रूस और चेकोस्लाविया से। चलिए फिर से हम लोग एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ये दूसरे नंबर का हमारा था उद्योग। पहले नंबर पे मैंने बोकारो बताया था, सॉरी पहले नंबर पे मैंने आपको टिस्को बताया था। HEC इसका फुल फॉर्म है हैवी इंजीनियरिंग कंपनी। ये 1958 में लॉन्च हुआ था। उस समय कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, यानी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। उसका एम क्या था? उद्योग धंधे। ओके, इस कंपनी को किसने लॉन्च किया था? इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लॉन्च किया था। और इन्होंने क्या कोटेशन दिया था इसके लिए? आधुनिक उद्योग का मंदिर कहा था इसे। ठीक है, और ये कंपनी किस किस की सहायता से लॉन्च की गई थी भारत में? तो ये भारत में भारत, रशिया और चेकोस्लाविया के सहायता से लॉन्च की गई थी। तो इसके लिए यही मेन पॉइंट्स हैं, आप लोग इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड नंबर का आप देखेंगे कौन सा उद्योग यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था। तो थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे बोकारो। ये तो सबने ही सुना होगा। क्यों? वो इसलिए सुना होगा क्योंकि बोकारो झारखंड में एक जिला भी है। ठीक है, बोकारो की जो कंपनी है ये कब लॉन्च की गई और कैसे लॉन्च की गई और क्यों लॉन्च की गई, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बोकारो जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो 1964 है, यानी कि 1964 में इसे लगाया गया। आप लोग जल्दी से मुझे बताइए कि 1964 के टाइम पे कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? इसे लगाया गया इसे
किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था? इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था। पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था। ओके, अब तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, ये आपका होमवर्क है। ओके, तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, ये आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए, एटलीस्ट आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इसका, बोकारो भारत में 9 रत्न कंपनियां कितनी हैं? 9 हैं, ठीक है। उसके अंदर आपने एक नाम सुना होगा, सेल, सबने ही सुना होगा, सेल गेल, है ना। तो बोकारो जो है ये सेल कंपनी का हिस्सा है, या सेल कंपनी का हिस्सा है। और आपको पता है ये किस नंबर पे है सेल? ये 4th नंबर पे है ऑल इंडिया में, ठीक है। बोकारो सेल कंपनी का हिस्सा है। आपके एग्जाम में आता भी है, सेल की फुल फॉर्म बताइए, गेल की फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो मैं यहाँ सेल मैंने डिफाइन किया हुआ है, इसलिए इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता दे रही हूँ। स्टील अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, तो बोकारो जो है वो सेल कंपनी का हिस्सा है, और ये किस नंबर की कंपनी है ऑल इंडिया में? ये 4th नंबर की कंपनी है। और सेल की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये किसकी सहायता से लॉन्च किया गया था? ये इंडिया एंड रशिया की सहायता से लॉन्च किया गया था, यानी कि भारत और रूस की सहायता से बोकारो लॉन्च किया गया था। ये एग्जाम में आता है, भारत प्लस रूस की सहायता से इसे लगाया गया था। तो ये हमारी बोकारो कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, जो हमारे पेपर के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मैंने वही पॉइंट आपको लिखवाए हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। बोकारो जो है ये 1964 में लगाया गया था, और किसकी सहायता से? ये भारत और रूस की सहायता से लगाया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग आपको बताना चाहिए था, लेकिन मैं ही बता दे रही हूँ, ठीक है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1961 से 1966 तक थी। ओके, लेकिन इसका एम तो आपको ही बताना होगा। बोकारो जो है वो सेल कंपनी का एक हिस्सा है। सेल जो है वो 9 रत्न कंपनियों में 4थे नंबर पर है भारत में। सेल का जो फुल फॉर्म है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, और ये मैंने आपको बता दिया है कि भारत और रूस की सहायता से इसे लगाया गया था। आप लोग इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो मैंने अभी आपको ये जो मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया है आज का, इसमें मैंने आपको झारखंड के उद्योग पढ़ाए हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट थे मैंने वही बताया आपको। अब इसके बाद आज के ही सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड में कौन कौन से खनिज और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि झारखंड में पता है खनिजों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, तो हम इसके अंदर से कोई भी ऐसा खनिज नहीं है जिसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हर एक खनिज इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए। तो इसमें फिर भी कुछ ऐसे खनिज हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बारे में तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो थोड़े से ज़्यादा हैं उनके बारे में भी आप नॉर्मली लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना खनिज का। तो अब हम ये लिखेंगे कि कौन सा खनिज कौन से स्थान पर पाया जाता है।
तो इसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। एक साइड लिखेंगे खनिज और एक साइड लिखेंगे प्राप्त स्थल, जहां पर ये मिलते हैं, किस जिले में, किस क्षेत्र में। झारखंड के खनिज संसाधन। टेबल में फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे खनिज, यानी कि जो जो खनिज जहां जहां पे पाए जाते हैं। ओके, दूसरी साइड लिखेंगे हम प्राप्त स्थल। मैंने 2-3 पॉइंट आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि झारखंड में 40% खनिज पाया जाता है। कितना परसेंट? 40% खनिज, ठीक है। और ये एक रूर प्रदेश है। अब यहाँ पे खनिजों के नाम लिखेंगे और यहाँ पे हम प्राप्त स्थल लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्रोमियम, क्रोमाइट, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लिखवा रही हूँ। क्रोमियम, क्रोमाइट, पायराइट, अभ्रक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उसके आगे एक ऐसा बड़ा सा डॉट बना दूंगी, बुलेट। तो आप लोग ये जान जाइएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरेलियम, टंगस्टन, एस्बेटस, एस्बेटस्ट, डोलोमाइट। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमियम आपका पाया जाता है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में। क्रोमाइट पाया जाता है सिंहभूम में। अगेन पायराइट पाया जाता है पश्चिमी सिंहभूम में। अभ्रक आपका पाया जाता है कोडरमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोडरमा और गिरिडीह में। बेरेलियम आपका पाया जाता है कोडरमा और गिरिडीह में, यानी कि दोनों के दोनों सेम प्लेस पर पाए जाते हैं। टंगस्टन आपका पाया जाता है हजारीबाग में। एस्पेटिस्ट आपका पाया जाता है सरायकेला में। डोलोमाइट आपका पाया जाता है पलामू, गढ़वा, लातेहार। इसके बाद थोड़े से अभी और हैं, वो भी मैं लिखवा दे रही हूँ। इसके बाद क्रोमियम पाया जाता है पश्चिमी सिंहभूम में। क्रोमाइट पाया जाता है सिंहभूम में। पायराइट पाया जाता है पश्चिमी सिंहभूम में। अभ्रक, कोडरमा, गिरिडीह में। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। उसके बाद है ये क्रोमियम और क्रोमाइट भी इंपॉर्टेंट है, और डोलोमाइट। पायराइट पश्चिमी सिंहभूम में, बेरेलियम कोडरमा में, और गिरिडीह में। टंगस्टन हजारीबाग में। एस्बेटस्ट आपका पाया जाता है सरायकेला में, और डोलोमाइट पाया जाता है गढ़वा, पलामू और लातेहार में। आप इसे जल्दी से टेबल नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम दूसरी टेबल बनाने जा रहे हैं।
ओके, ये हमारी सेकंड टेबल है। इसमें जो है लेकिन देखिए सेकंड टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने इसीलिए इसको 2 टेबल में डिवाइड किया था। फर्स्ट टेबल जो थी उसमें जो इम्पोर्टेंट था मैंने उस पर एक बुलेट बना दी थी ब्लैक कलर की, और ये सेकंड टेबल जो है ना इसके अंदर आप एक भी स्किप मत करिएगा क्योंकि हर खनिज इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है एग्जाम में इसमें। ठीक है, देखिए निकिल जो है वो पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है, हेमेटाइट जो है वो सिंहभूम में पाया जाता है, ग्रेफाइट पलामू गढ़वा लातेहार। ग्रेफाइट इंपॉर्टेंट है, इसके आगे भी बुलेट बना लीजिए। और ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं। क्या बोलते हैं? काला शीशा। कभी कभी एग्जाम में इस नाम से भी आ जाता है प्रश्न कि काला शीशा झारखंड के किस इलाके में पाया जाता है। उसके बाद है तांबा। तांबा पूर्वी सिंहभूम सरायकेला में है। लौह अयस्क तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड में जो हमारी कंपनियां लगी हैं बोकारो, टाटा स्टील, ये सब ये इसी से रिलेटेड है, तो पश्चिमी सिंहभूमि में है। यूरेनियम जादूगोड़ा, ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है पेपर में। यूरेनियम की खानें कहाँ पाई जाती हैं, या जादूगोड़ा किस चीज से रिलेटेड है, किस खनिज से रिलेटेड है, तो वो यूरेनियम से रिलेटेड है। और ये जादूगोड़ा किस इलाके में आता है, किस जिले में? ये पूर्वी सिंहभूम जिले में आता है। बेटोनाइट भी प्रश्न पेपर में आ चुका है, ये साहिबगंज इलाके में है। बॉक्साइट पलामू लातेहार लोहरदगा में है। और मैग्नीज कहाँ है? पूर्वी सिंहभूमि और पश्चिमी सिंहभूमि में है। दो चार और बचे हुए हैं, बस वो लिखवा देंगे। और ये सेकंड टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज आप लोग इसे रेडी कर लीजिएगा। चलिए मैं ऊपर लिख भी दे रही हूँ आपको हाईलाइट करने के लिए, जिससे आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लें। सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? आप लोग इसे जल्दी से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग लिख ना पा रहे हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि सबका चाय पीने का, स्नैक करने का और घूमने का टाइम है ना ये, तो कुछ लोग लिखने में थोड़ी सी करते हैं, नहीं लिख पाते हैं, तो स्क्रीनशॉट ही लेके रख लीजिएगा। चलिए अब जो थोड़े से और इम्पोर्टेंट है मैं उसको भी लिख दे रही हूँ। यूरेनियम को एक नाम से और जाना जाता है, मैं आपको ऊपर लिख दे रही हूँ, इसको आणविक खनिज कहते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से यूरेनियम का लिख दे रही हूँ। यूरेनियम जादूगोड़ा में पाया जाता है, ये पश्चिमी सिंहभूम में। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसको आणविक खनिज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो दो चार हमारे और बचे उनको भी लिख लेते हैं। एक है मैग्नेटाइट, उसके बाद है चाइना क्ले, फ्लेस्पार, चाइना क्ले, फ्लेस्पर और सोना। सोना तो बहुत इजी है। मैग्नेटाइट कहाँ पे पाया जाता है? ये पूर्वी सिंहभूमि में और पलामू जिले में पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूमि, पलामू। चाइना क्ले आपका कहाँ पाया जाता है? ये पश्चिमी सिंहभूमि, रांची, पश्चिमी सिंहभूमि, रांची। फ्लेस्पर आपका कहाँ पाया जाता है? ये धनबाद और गिरिडीह में पाया जाता है। सोना कहाँ पाया जाता है? ये स्वर्ण रेखा की जो रेखा जो नदी है उसकी बालू में पाया जाता है। इसकी बालू में पाया जाता है। लिख लीजिए ये। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है झारखंड की, क्योंकि वो पूरे भारत में झारखंड एक राज्य ऐसा है जो सर्वप्रथम है उस खनिज संसाधन के रूप में, तो उसके बाद मैं वो बताऊंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने उसे अलग से किया हुआ है।
चलिए अब जल्दी से उसके बारे में भी बता देते हैं। यूरेनियम के बारे में एक दो पॉइंट और है। देखिए यूरेनियम, अभ्रक, ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में मैं बार बार से आपको बोल रही हूँ कि इसको तो पढ़ के ही जाना है। यूरेनियम के पॉइंट्स फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि ये किस इलाके में पाया जाता है यूरेनियम हमारा। ये पूर्वी सिंहभूमि में पाया जाता है, पहला पॉइंट है इसका। इसको आणविक खनिज कहते हैं। आणविक खनिज कहते हैं। थर्ड पॉइंट है कि यूरेनियम के लिए, यानी कि यूरेनियम का जो खनन किया जाता है वो किस कॉरपोरेशन के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो इसका खनन किया जाता है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मैं इंग्लिश में लिख दे रही हूँ। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इसका जो कारखाना है यूरेनियम उत्खनन का, उसका नाम क्या है? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये कहाँ पर है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये है आपका तुरामडीह, तुरामडीह, और एक और आया हुआ है आपका नरवाह, नरवाह पहाड़। ये दो इलाके ऐसे हैं जहां पे यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ब्रांचेस है जो क्या हेल्प करती हैं, वो यूरेनियम के उत्खनन में मदद करती हैं। ठीक है, ओके। आज के सेशन का लास्ट पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। चलिए देखते हैं। आप देख रहे हो कि कोयला एक ऐसी चीज है जिसका यूज आज जो है भारत के या पूरे देश में हर चीज में हुए जा रहा है। जैसे विद्युत उत्पादन करना हुआ, या बिजली उत्पादन करना हुआ, या ऐसी ही और भी चीजें जो रिलेटेड है, आणविक क्षमता को बढ़ाना हुआ, तो उसके अंदर क्या है, कोयला बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है इस समय। तो झारखंड एक अकेला राज्य ऐसा है भारत का, झारखंड राज्य भारत में अकेले 60% कोयला रखता है। ठीक है, यानी कि झारखंड राज्य में 60% कोयला अकेले पाया जाता है। 60% कोयला पाया जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ पाया जाता है कोयला? आपने झरिया नाम सुना होगा, झरिया में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। ये झरिया किस जिले में है? झरिया आपका है, यार, झारखंड राज्य में 60% कोयला अकेले पाया जाता है और ये झरिया में पाया जाता है। झरिया आपका धनबाद जिले में है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कोयले का जो कारखाना है या सर्वाधिक मात्रा में इसका कहाँ पर उत्पादन होता है। सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन, तो सर्वाधिक मात्रा में इसका उत्पादन कहाँ पर होता है? झरिया में ही होता है। ठीक है, झरिया में ही होता है, झरिया धनबाद जिले में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें ये देखना है कि कोयले की सबसे बड़ी खान, कोयले की सबसे बड़ी खान भी यहीं पर है। कोयले की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? ये कर्णपूर्णा या कर्णपुरा क्षेत्र में है। अगला पॉइंट है इसका,
योग्य कोयले की खान जो कि किस प्रकार का कोयला बनाती है? प्राइम कोकिंग। नदी घाटी की दृष्टि से देखा जाए, नदी घाटी, तो दामोदर नदी घाटी जो है वहां पर ये कोयला क्षेत्र की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज्यादा कोयला निकाला जाता है। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में कोयले का खनन किया जाता है। और इसका एक लास्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, क्योंकि कोयले के 4 प्रकार होते हैं। तो झारखंड राज्य में यहाँ पर बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। झारखंड राज्य भारत में 60% कोयला, झारखंड राज्य में भारत का 60% कोयला पाया जाता है। और कोयले के मामले में झारखंड राज्य क्या है? कोयला प्रथम स्थान किसका है? झारखंड का, पूरे भारत में। झरिया जो है झारखंड का ऐसा क्षेत्र है जो धनबाद जिले में है, जहां से सबसे ज्यादा कोयले का खनन किया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में इसका उत्पादन भी झरिया में होता है। कोयले की सबसे बड़ी खान जो है वो कौन सी है? कर्णपुरा जगह में है। योग्य कोयले की खान जहां से निकाला जाता है, किस प्रकार का? प्राइम कोकिंग कोयला निकाला जाता है, या उसको कोयला निकाल करके प्राइम कोकिंग कोयले के रूप में बनाया जाता है। किस नदी घाटी में ये एरिया आता है? ये जो है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के एरिया में आता है, ठीक है, जहां से सर्वाधिक मात्रा में कोयला निकाला जाता है। झारखंड राज्य में किस प्रकार का कोयला निकाला जाता है? कभी कभी तो दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं, बिटुमिनस एंथ्रेसाइट, जैसे ए करके दे देगा बिटुमिनस, बी करके दे देगा एंथ्रासाइट, और सी करके दे देगा दोनों, डी करके दे देगा कोई भी नहीं। तो आप लोग दोनों पे क्लिक करेंगे, और या फिर ऑप्शन में इसके और ये दोनों में से कोई एक आ जाता है, तो इन दोनों के में से जो भी नाम होगा उस पर क्लिक करेंगे। मान लो यहाँ बिटुमिनस दे दिया, उसके बाद पीट कोयला दे दिया, उसके बाद दोनों दे दिया, कोई नहीं, तो यहाँ पे हम बिटुमिनस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसी के साथ एक चीज और मैं बता दे रही हूँ, ये कोयले के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको टिस्को पढ़ाया था, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और पढ़ाया था आपको मैंने टेल्को, यस टेल्को। इन दोनों का नाम अब बदल गया है, ठीक है। टिस्को को हम किस नाम से जानते हैं? टिस्को को हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं, और टेल्को को हम टाटा मोटर के नाम से जानते हैं। फिर से देख लीजिए, टिस्को को अब टाटा स्टील के नाम से जानते हैं, यानी नया नाम है ये, और टेल्को को टाटा मोटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया आज के सेशन में? मैंने आपको झारखंड के उद्योग पढ़ाए हैं, बोकारो के बारे में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के बारे में, HEC हैवी इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में, कब कहाँ कैसे लॉन्च हुई, किस देश ने हमारा साथ दिया इसको लॉन्च करने में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है कि झारखंड में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और किस स्थान पर पाए जाते हैं, क्योंकि ये पेपर में आने ही जरूर हैं। मैंने आपको इसमें जो दूसरी टेबल करवाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट खनिज लिए हुए हैं, ठीक है। उसमें भी आपका जो यूरेनियम है, अभ्रक है और सोना है, ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो भूलना नहीं है। कोयला है, ठीक,
कोयले के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी मैंने आपको, कहाँ कौन सी खान है, किस एरिया में पाया जाता है ये। फिर टेल्को को और टिस्को को किस नाम से जाना जाता है, मैंने वो बताया है आपको। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज का सेशन हम एंड करेंगे, और कल हम आपके लिए झारखंड के प्राकृतिक स्वरूप को लेकर के आएंगे कि यहाँ पे कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं, कौन से वन्य अभ्यारण्य हैं, ठीक है, और कौन से जलप्रपात यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरीके के कुछ विविध स्वरूप को कल हम देखेंगे प्राकृतिक से रिलेटेड। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार।